तो आप लोगों ने कॉलम वाला चैप्टर पढ़ लिया ना? आप लोगों ने कॉलम वाला चैप्टर पढ़ा है? आवाज आ रही है मेरी? गुड आफ्टरनून सर। यस, गुड आफ्टरनून। कॉलम वाला चैप्टर पढ़ा है क्या आप लोगों ने? याद नहीं सर। अरे बाप रे, याद नहीं है। चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इसी इसी सेमेस्टर की बात कर रहा था सॉरी सर। अब मैं। याद नहीं। एग्जाम कैसे दोगे तुम लोग? अरे सर आप भी जान रहे हो घर पे कैसे पढ़े हैं, क्या पढ़ा है, कुछ नहीं पढ़ाई होती है। तो फिर एग्जाम कैसे दोगे? सब लोग ऐसे ही घिसे चले जा रहे हो, थोड़े दिन नोटिस आ जाएगा एग्जाम का, फिर क्या करोगे? तब सर क्या कर सकते हैं आप बताओ। पढ़ाई में कैसे कुछ मन लगेगा आप। ये पढ़ाते हो क्लास में, आधी क्लास में तो समझ ही नहीं आता, सोम की क्लास में समझ आता तो इतने बच्चे भी होते क्या पता, वो तो मुंह पे तारीफ मत करो तुम मेरी। हैं। सच्ची में सर। अरे थोड़ी रहने बहुत दो, समझ चलो आ जाता है, बाकी नहीं चलो चलो। समझ आता है किसी भी रह- क्लास में। चलो रहने दो, चलो। ये तो क्या है, सबकी क्लास में यही ऐसे ही बोलती जाके तो। मैं अब जाती नहीं हूँ किसी हाँ क्लास तो में सही सर। बोलते हो। सिटी क्लास हाँ। में गई थी, नहीं गई थी आज भी। एचई की क्लास में क्यों? 2 से 3 मिनट थी, वापस बस चल निकल गई। चलो बस थोड़ी देर पढ़ लेते हैं हम लोग, है ना? थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं, है ना? तुम्हारे लिए यूट्यूब पे लेक्चर भी डाला था मैंने इसका, कॉलम का, तो यार। सर मैंने करा भी तो है सर, उसको सब्सक्राइब भी करा, लाइक भी कर लिया। अरे नहीं नहीं, वो आरटीयू के उस पर रखा हुआ है। कौन सा है वो। हाँ, आरटीयू के उस पर पोर्टल पे डाला हुआ था मेरा लेक्चर, 4 लेक्चर थे कॉलम के, मैंने आपको शेयर भी किए थे। हाँ सर देखा हमने। क्लासरूम में यस लिंक सर। भी दे रखा है ना? वो चलो ठीक है, वट। हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं कॉलम को। तो आपका ये कॉलम आपका 6 चैप्टर है आपके सिलेबस का, सबका 6 चैप्टर है। और बेसिकली कॉलम होता क्या, सबसे पहले तो कॉलम इज ए कंप्रेशन मेंबर, जनरल डेफिनेशन, है ना? लेकिन अब ये जब कंक्रीट का हो, स्टील का हो, इंक्लाइंड लगा हो, या परफेक्टली वर्टिकल हो, उस केस में इसके अलग अलग डेफिनेशन आती है। इसको अलग अलग नाम से हम लोग बुलाते हैं। तो जनरल डेफिनेशन है वो क्या है, कॉलम। सिंपली हम लोग इसको कॉलम बोलते हैं। और जो कंक्रीट बिल्डिंग्स में यूज करते हैं एज ए वर्टिकल मेंबर, है ना, जो लोड कैरी करता है फ्रॉम द बीम एंड स्लैब, वो क्या होता है आपका कॉलम। यहाँ तक तो सब जानते हैं। लेकिन इसी कॉलम की बात करूँ कि मैं, स्टील की बिल्डिंग है मेरी, स्टील की फैब्रिकेटेड बिल्डिंग जो आती है, इसमें आई सेक्शंस लगे होते हैं। तो वहां पे अगर बात करते हैं तो वहां अगर जो कॉलम होगा उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेंचियन। इट्स स्टेंचियन, है ना? किसका बना होगा, रोल्ड स्टील सेक्शन का। तो सिर्फ आपको इसका नाम पता हो कि होता क्या है। आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज स्टेंचियन, इट्स ए कंप्रेशन मेंबर इन स्टील बिल्डिंग। फिर बात करते हैं पोस्ट की, है ना? तो पोस्ट क्या होता है, जो ट्रसेज होती है या गर्डर्स होते हैं, उसके एंड्स पे जो सपोर्ट्स होते हैं जो उसका लोड कैरी करते हैं, उसको हम बोलते हैं पोस्ट। ठीक। उसके बाद आता है स्ट्रट। स्ट्रट क्या होता है, रूफ ट्रस में जो मेंबर्स होते हैं जो कंप्रेशन लेते हैं। रूफ ट्रस देखिए ना आपके पार्किंग शेड्स में जो होती है, इस तरीके की रूफ ट्रस होती है। इस ट्रस में जो कंप्रेशन लेते हैं, है ना, जिसमें कंप्रेशन आता है वो आपकी क्या हो जाती है, स्ट्रट। और जिसमें टेंशन आता है वो क्या होता है, टाई। उसके बाद बूम। बूम आपका, जो आप जेसीबी देखते हैं या फिर जहाँ जो इलेक्ट्रिक पोल्स पे वो लोग क्या करते हैं, पोल्स पे कोई भी मेंटेनेंस का वर्क करना होता है या फिर कोई पाइप हैंग करना होता है, तो जेसीबी के इस हेड के थ्रू, इसके थ्रू आपको क्या करते हैं, इसको हैंग करते हैं, इसको लिफ्ट करते हैं। तो ये लिफ्ट करने वाला ये जो मेंबर है ना, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, बूम। फिर बात आती है पिलर की। तो पिलर और कॉलम में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस ये है कि कॉलम सिर्फ स्ट्रक्चरल पर्पस के लिए यूज होता है, और पिलर जो है वो आपकी क्या है, ऐसे ही आर्किटेक्चरल पर्पस के लिए यूज हो जाएगा कि हाँ अच्छा दिखना चाहिए। जैसे बहुत सारे हमारे बिल्डिंग्स में होता है, पुरानी बिल्डिंग्स में बहुत सारे किले में साइड साइड में पूरे कॉलम्स ही कॉलम्स लगे होते हैं, गोल गोल, है ना? तो वो किसके लिए होते हैं, सिर्फ आर्किटेक्चरल व्यूज के लिए। तो ये तो था हमारा बेसिक, कॉलम होते ही क्या है। फिर अब कॉलम को क्लासिफाई करना हो कि वो शॉर्ट होगा, लॉन्ग होगा या इंटरमीडिएट होगा। ये बहुत बार पूछा जाता है रेंज इसके बारे में। तो एक बार मैं इसकी रेंज आपको बता देता हूँ कि आपका जो शॉर्ट कॉलम होगा, इसकी जो रेंज होगी स्लेंडरनेस रेशो की, SR, इसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। इसकी जो रेंज होगी, फॉर शॉर्ट कॉलम इट इज 0 to 32, फॉर इंटरमीडिएट कॉलम इट इज 32 to 120, एंड फॉर लॉन्ग कॉलम इट इज 120 और मोर। तो देखो यहाँ पे जो आप एक याद रख लीजिए बीच वाले की, इंटरमीडिएट कॉलम की, ये क्या होती है, 32 से
120। तो आपको इसके ऊपर जो होगा वो शॉर्ट और इसके नीचे जो होगा वो लॉन्ग कॉलम। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कुछ फेलियर्स के टाइप लिखे हैं, क्रशिंग फेलियर, क्रशिंग प्लस बकलिंग, बकलिंग प्लस बकलिंग फेलियर, है ना। तो ये फेलियर्स क्या है वो समझते हैं हम लोग, कि अगर आपका कॉलम जो है कुछ इस शेप का हुआ है ना, जिसकी लेंथ कम है इसके क्रॉस सेक्शन एरिया के कंपैरिजन में, ऐसा इस तरीके से 3D बना देते हैं, ये ऐसा होगा कुछ, है ना। और यहाँ पे मैं लोड लगा रहा हूँ, यहाँ पे मैं बहुत सारा लोड लगा रहा हूँ, तो अगर इसका लेंथ कम है, ये स्लेंडर नहीं है ना, स्लेंडर मतलब पतला और लंबा, अगर ये स्लेंडर नहीं है तो क्या होगा, ये जब इसका फेलियर होगा तो फेलियर क्या होगा, ये हर जगह से टूट जाएगा, इसमें क्रशिंग फेलियर होगा, इसका जो मटेरियल है वो क्रश हो जाएगा। लेकिन इसको अगर मैं क्या करूँ, बहुत पतला और लंबा सा बना दूं, है ना, और फिर इस पर लोड लगाऊं मैं अगर, तो क्या होगा, इस तरीके से ये बकल हो जाएगा। तो ये लॉन्ग कॉलम्स ही आपके किससे फेल होंगे, ड्यू टू बकलिंग। और मैं अब लंबा लॉन्ग भी ना बनाऊं, शॉर्ट भी ना बनाऊं, मिडिल रेंज का बना दूं, तो उसमें क्या होगा, क्रशिंग फेलियर भी होगा प्लस बकलिंग फेलियर भी होगा, दोनों फेलियर्स देखने को मिलेंगे। क्लियर, यहां तक कोई परेशानी? नो सर। ठीक है, वेरी गुड। तो ये रेंज अपने को ध्यान रखनी है ना, 32 से 120। अब आगे बात करते हैं रेडियस ऑफ जाइरेशन। ये आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया में पढ़ के आए हैं आप, इट इज सिंपली रूट आई बाय ए, आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फिर अभी हमने पीछे बात किया था स्लेंडरनेस रेशियो की, तो स्लेंडरनेस रेशियो होता क्या है वो देखेंगे यहाँ पे। Slenderness ratio lambda of a compression member is defined as the ratio of its effective length to its least radius of gyration, है ना। अब यहाँ पे दो टेक्निकल टर्म्स आई आपकी, as its effective length and least radius of gyration। तो रेडियस ऑफ gyration तो आपने ऊपर देख लिया, अब इफेक्टिव लेंथ का क्या फंडा है, इफेक्टिव लेंथ को इसके जस्ट बाद में क्लियर करता हूँ, फिलहाल इसकी डेफिनेशन आप देखिए, इट इज लैम्बडा इज इफेक्टिव लेंथ बाय लीस्ट रेडियस ऑफ gyration। ठीक, अब देखो यहाँ ये जो लीस्ट रेडियस ऑफ जाइरेशन लिखा है, यहाँ पे लीस्ट क्यों लिखा है, इस लीस्ट को हम लोग यहाँ क्लियर करते हैं। क्या होता है, सपोज आपका ये कॉलम है ना, ये कॉलम दिख रहा है आपको, दिख रहा है कॉलम, एक्स डायरेक्शन में इसका विड्थ बी है और वाई डायरेक्शन में इसका जो विड्थ है वो कितना है, डी है, दिख रहा है ये। यस सर, ठीक है। अब देखो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, बी डी क्यूब बाय 12, है ना। तो b जो होता है, अगर इसके रेस्पेक्ट में निकालो, x के रेस्पेक्ट में, तो इट इज बी डी क्यूब बाय 12, और y के रेस्पेक्ट में निकालो तो डी बी क्यूब बाय 12। ये भी हमको पता है। अब हमको पता है भैया कि आपका जो b है ना, जो b है वो ज्यादा है d से, तो इस केस में क्या होगा आपका, देखो यहाँ d क्यूब और यहाँ b क्यूब है, तो d क्यूब वाली क्वांटिटी और नहीं, d क्यूब वाली क्वांटिटी कम हो जाएगी एज कम्पेयर टू b, क्योंकि b ज्यादा है ना, b इज ग्रेटर देन d। सो आपका यहां मिल गया कि आपका जो आई वाई होगा वो आई एक्स से कम होगा। अब आर क्या होता है आपका, रूट आई बाय वाई, तो आई जो ज्यादा होगा उससे आपका आर ज्यादा निकलेगा, तो अपने को क्या चाहिए, आर मिनिमम चाहिए, तो हम लोग क्या लेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट वाला लेंगे। सो फर्स्ट बकलिंग विल अकर अबाउट द एक्सिस एक्स एक्स, जिस एक्सिस के रेस्पेक्ट में रेडियस ऑफ जाइरेशन मिनिमम होगी उसी के रेस्पेक्ट में बकलिंग होगी, और फेलियर जो होगा वो उसी के रेस्पेक्ट में होगा। तो यहाँ पे जो लीस्ट रेडियस ऑफ जाइरेशन था ये आप यहाँ से क्लियर कर लेते हैं हम लोग। उसके बाद इफेक्टिव लेंथ पे आते हैं। इफेक्टिव लेंथ क्या होती है यही बता देता हूं मैं, कि आपने, ये आपका कॉलम है ना, ये आपका कॉलम है, यह हिंज्ड है यहाँ से और यहाँ से हिंज्ड है, तो क्या होगा, इस पे जब लोड आएगा तो इस तरीके से बेंट होगा। तो इसका यहाँ देखो, जो इसके बेंडिंग में पार्ट ले रहा है, बकलिंग में पार्ट ले रहा है, वो लेंथ इसकी इफेक्टिव लेंथ है। लेकिन यही अगर आपका फिक्स्ड कॉलम हो, ये अगर आपका फिक्स कॉलम हो तो ये कुछ इस तरीके से होगा, और बेंडिंग में या बकलिंग में सिर्फ इतना सा पार्टी इसमें बकलिंग में पार्ट करेगा, तो इसकी इफेक्टिव लेंथ कितनी हो जाएगी, इतनी। तो इस पर भी हम अभी आगे डिस्कस करते हैं। इफेक्टिव लेंथ क्लियर हुआ? यस सर। अब देखो आइलर्स इसका लोड की कैलकुलेशन के लिए है ना, ये जो मैं लोड बता रहा हूँ, इन पे कंप्रेशन लोड आएगा, ये लोड आएगा, कितना सेफ लोड ये कॉलम कैरी कर सकता है, वो निकालने के लिए आइलर ने एक थ्योरम दिया था। उस थ्योरम के लिए उसने कुछ अजम्पशंस बनाए थे। अजम्पशंस क्या क्या था, कि पहला अजम्पशन तो आपकी पूरी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम लोग फॉलो करते हैं, इट इज होमोजीनियस एंड आइसोट्रोपिक, इट ओबेज हुक्स लॉ, इट इज वैलिड ओनली अप टू लीनियर इलास्टिक रेंज,
and the axis of column is perfectly straight when unloaded and load passes through the center of the cross section। मतलब आपका कॉलम इनिशियली पूरा स्ट्रेट है, वर्टिकल है, और इसका जो लोड का जो एक्सिस है वो इसके कॉलम के सीजी से पास होता है। ये अजम्पशन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, आरटीयू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और द फोर्थ इज कॉलम शुड बी प्रिज्मेटिक, मतलब पूरी थ्रू आउट द लेंथ उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन है वो सेम हो, वो चेंज ना हो। और जो ई है, जो फ्लेक्सुरल रिजिडिटी है, इसका मटेरियल की प्रॉपर्टी ई वो भी आपकी सेम रहेगी। सेल्फ वेट जो है कॉलम का वो नेग्लेक्ट कर देंगे, सिर्फ एक्सटर्नल लोड को ही लेंगे, मतलब कॉलम के वेट को तो हमने जीरो मान लिया। और कॉलम इज वेरी लॉन्ग सो इट प्राइमरीली फेल्स इन बकलिंग ओनली। तो ये जो आयलर थ्योरम है इट इज ओनली वैलिड फॉर लॉन्ग कॉलम्स। ठीक है, अब इन्होंने फॉर्मूला दिया था सिंपली P is your फेलियर लोड या फिर बकलिंग लोड बोलते हैं इसको, दैट इज n स्क्वायर पाई स्क्वायर EI बाय LE स्क्वायर। अब यहाँ पे n क्या है, E क्या है, I क्या है और L क्या है, इन सबको डिस्क्राइब करते हैं। L इज योर इफेक्टिव लेंथ, E is your modulus of elasticity, I is your moment of inertia, and here this pi is constant, and this n is buckling shapes। अब buckling shapes कौन सी, ये देखो, अगर आपका कॉलम ऐसे बकल हुआ तो n इक्वल टू 1, कॉलम अगर ऐसे बकल हो गया तो n इक्वल टू 2, क्योंकि दो बकलिंग शेप्स है। तो ऐसे बकलिंग हुई तो बकलिंग शेप्स 3 हो गए, तो वो n का वैल्यू आपका यहां से निकल के आएगा। क्लियर, समझ में आया? यस सर। पक्का? हाँ। ठीक है, अब इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम हमने आपको पीछे बताया, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। इट इज द लेंथ ऑफ कॉलम विच डू पार्टिसिपेट इन बकलिंग। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव पॉइंट्स ऑफ जीरो बेंडिंग मोमेंट ऑन द कॉलम। जीरो बेंडिंग मोमेंट कहाँ होगा, जहां पे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर्स होता है। तो ये भी बोल सकते हैं कि दो कंसेक्यूटिव पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर के बीच की डिस्टेंस जो होती है वो आपकी क्या होती है, इफेक्टिव लेंथ। ठीक, अब आयलर थ्योरम के हिसाब से कितना कितना एल इफेक्टिव माना है वो देखो यहाँ क्लियर करते हैं हम लोग। कि आयलर ने बोला आपका कि अगर आपके कॉलम के बोथ एंड हिंज्ड हो, है ना, इसने जो डेरिवेशन किए थे उनके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, जो कंक्लूजन है, जो समरी है इसके एक्सप्रेशंस की, अगर आपके दोनों एंड हिंज होते हैं, है ना, तो आपका जो एल इफेक्टिव होगा वो इक्वल टू एल होगा इन आयलर थ्योरम। और आपका जो आईएस कोड जो आप स्टील सेक्शन डिजाइन करते हो, कॉलम्स डिजाइन करते हो, तब भी ये एल इक्वल टू एल ही लेके चलता है, क्योंकि देखो हिंज के बाद पूरी लेंथ जो होगी वो क्या करेगी, उसमें पार्टिसिपेट करेगी बकलिंग में। अब बात करें अगर बोथ एंड फिक्स्ड हो, है ना, तो बोथ एंड फिक्स्ड होने पे क्या होगा, ये बोथ एंड फिक्स्ड हो गया। इसमें क्या होगा कि आपका देखो, क्योंकि फिक्स्ड है तो रिस्ट्रेंट करेगा जो एजेस है आपके सपोर्ट के, यहाँ पे एजेस है, यहाँ पे तो क्या होगा, रोटेशन रिस्ट्रेंट होगा। तो इस सपोर्ट से कुछ 25% ऑफ दिस एंटायर लेंथ छोड़ के, 0.25 ऑफ दिस लेंथ छोड़ के एक यहाँ से बकलिंग शुरू होगी और वहां पे आपका पूरा बकलिंग का शेप बनेगा। सो यहाँ पे जो होता है इट इज एल इक्विवेलेंट या इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू L बाय 2 इन केस ऑफ आयलर। लेकिन हम जब आईएस कोड की बात करते हैं तो दिस इज इक्वल टू 0.65 L। ठीक है ना, अब ये 0.65 L क्यों, क्योंकि आयलर ने जब बताया तब तो बोला कि जो फिक्स सपोर्ट है वो आइडियल कंडीशन में है, वहां पे हम वो 100% उस रोटेशन को, इस पे जो रोटेशन होगा इस रोटेशन को 100% रोक देंगे। लेकिन हम लोग एक्चुअल प्रैक्टिस में जब कंस्ट्रक्शन करते हैं कॉलम्स का, तो हम इन सपोर्ट्स को उतना रिजिड, आइडियल कंडीशन जितना रिजिड बना नहीं पाते हैं। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा इसको एक्स्ट्रा ले लेते हैं कि नहीं भैया ये यहाँ तक नहीं आके ये इसके अंदर तक चला जाएगा। तो इसकी जो रिस्ट्रेन करने की कैपेसिटी है सपोर्ट्स की वो हम थोड़ा कम गिन के चलते हैं सेफ्टी फैक्टर के तौर पर। फिर आपका अगर वन एंड फिक्स्ड और अदर एंड हिंज हो, है ना, तो आपका वही अगेन सिमिलर सेम कॉन्सेप्ट, इट विल बी योर 0.70 L और आईएस कोड लेके चलता है 0.8 L। वन एंड फिक्स और दूसरा फ्री हो तो देखो इस तरीके से ये बनता है और इसको नीचे बढ़ा के पूरा करते हैं तो आपका जो बकलिंग का शेप होता है इट इज इक्वल टू 2L। तो ये चारों कंडीशंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है।
क्योंकि न्यूमेरिकल में आपको सीधा कंडीशन दे देगा ऊपर वाली 3 में से, तो आपको ये वैल्यूज आपको खुद उठानी है कि ये कितना होता है, ये एल इफेक्टिव कितना होता है, एल इफेक्टिव कितना होता है इन तीनों केसेस के लिए। ठीक, सम की वैल्यू भी याद रखनी पड़ेगी क्या? वैल्यू ये वैल्यू याद रखनी पड़ेगी, इन फिर तीनों की वैल्यू याद 0.65 रखनी पड़ेगी। हाँ 0.65, और ये नहीं, ये तो आपके अभी काम नहीं आएगी, ये आपके क्या, आप जब छठे सेमेस्टर में आओगे, 6 सेमेस्टर में, यस सर। वहां पर स्टील पढ़ोगे, स्टील के कॉलम डिजाइन, है ना, वहां पे आपके काम में आएगा। ठीक है, ओके सर। आप कंक्रीट डिजाइन पढ़ोगे ना, कंक्रीट स्ट्रक्चर, वहां पे भी आपके काम में आएगा। आईएस कोड अपन जब डिजाइन करेंगे तभी फॉलो करेंगे, अभी हम लोग सिर्फ इन्हीं की जरूरत है इस सेमेस्टर में। ठीक, मेधावी आ गई, चलो यस। वेरी गुड। ये नोट लिखा देखो, इफेक्टिव लेंथ इन आईएस कोड इज स्लाइटली हायर देन द थ्योरेटिकल वैल्यू टू अकाउंट फॉर द लेक ऑफ 100% फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सपोर्ट। तो ये उसका रीजन है कि आईएस कोड और अपनी आइलर लेंथ में डिफरेंस क्यों है। अब देखो जो वैल्यूज है आइलर स्क्रिपिंग लोड की डिफरेंट केसेस के लिए वो क्या होगी, तो मैंने जनरल फॉर्मूला लिखवाया, दैट इज योर पाई स्क्वायर ई आई बाय एल ई स्क्वायर, है ना। अब जो फर्स्ट केस है बोथ एंड हिंज, इसमें योर एल इफेक्टिव इज टोटल लेंथ, तो इसका जो फॉर्मूला यही बन गया। फिर आपका फिक्स्ड हो तो एल इज एल बाय 2, तो एल इफेक्टिव की जगह एल बाय 2 पुट कर दो, सो दिस विल बी योर, ये एल बाय 2 जो होगा स्क्वायर करेंगे तो एल स्क्वायर बाय 4 होगा, तो 4 ऊपर आते ही दैट इज 4 पाई स्क्वायर ई आई बाय एल स्क्वायर। ठीक, तो यहां लिखा ये फॉर्मूला ये बन जाएगा। फिर अपन बात करते हैं वन एंड फिक्स अदर एंड हिंज, तो इसका आपने पढ़ा था, इसका होता है एल बाय रूट 2, तो आप एल ई की जगह क्या रखेंगे, एल बाय रूट 2, स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा, एल स्क्वायर बाय 2, और 2 ऊपर चला जाएगा, सो इट विल बी योर 2 पाई स्क्वायर ई ए बाय एल स्क्वायर। अब आपको पूछा जाएगा हाईएस्ट क्रिपलिंग लोड या बकलिंग लोड कौन बियर करेगा, तो हाईएस्ट कौन बियर करेगा, यहाँ पे तीनों एक्सप्रेशन देख लो भैया, इसको देख लो, इसको देख लो और इसको देख लो, 1 2 और 3, तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग, तो ये ऊपर देखो यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, और यहाँ पे कुछ नहीं मल्टीप्लिकेशन में, तो हाईएस्ट कौन बियर करेगा, जहाँ पे बोथ एंड फिक्स्ड हो। सबसे स्ट्रॉन्ग कॉलम कौन सा है, बोथ एंड फिक्स्ड वाला। ठीक, यहां तक ठीक, यस सर। चलो वेरी गुड। फॉर्मूला याद करते जाना है ना, ये न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। अब क्या, ये तो था वो थ्योरेटिकल वाला पोर्शन, अब सीधा न्यूमेरिकल करोगे और काम खत्म हो जाएगा। मैंने एक पीडीएफ डाल रखा है आपके ग्रुप में, वहां से देख सकते हो आप। अब अगर इसेंट्रिक लोडिंग लग रही हो, है ना, कैसी लग रही हो, इसेंट्रिक लोडिंग लग रही हो अगर, यार अपन ने क्लास जल्दी शुरू कर दी क्या आज, 2:57 ठीक है चलो। अगर आपकी जो लोडिंग है इसेंट्रिक लग रही हो, क्योंकि आपका जो आइलर का अजम्पशन था, वो अजम्पशन क्या था आपका, इसने अजम्पशन सीधा बोल दिया कि कॉलम पे जो लोडिंग लगेगी वो कहाँ लगेगी, उसके सीजी से लगेगी। देखो यहाँ कहाँ था, ये रहा आपका, लोड पासेस थ्रू द सेंट्रोइड ऑफ द क्रॉस सेक्शन। ठीक है ना, तो ये तो आइडियल कंडीशन हर बार तो वैलिड होगी नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं कि इस बार इसको सीजी से हटा के थोड़ा दूर लग जाए लोड अगर आपका, तो ये क्या होता है, जितना दूर लगेगा दिस इज योर इसेंट्रिसिटी। ठीक है ना, तो इसेंट्रिक केस में आप क्या डिजाइन कैसे करेंगे, तो वो मैं अभी आगे बता रहा हूं। यहाँ पे ये रहा आपका कॉलम विद इसेंट्रिक, when the line of action does not coincide with the axis of column due to the eccentric load, both direct and bending stress will occur। आपने बेंडिंग स्ट्रेसेस पढ़ा है, सूर्यटाक, बेंडिंग स्ट्रेसेस वाला चैप्टर पढ़ा कि नहीं पढ़ा, हाँ सर। बेंडिंग स्ट्रेस वाला चैप्टर पढ़ा, हाँ सर पढ़ा था ना। ठीक है पढ़ा था तो, है ना, चलो तो वहां पता है। और डायरेक्ट स्ट्रेस तो सिंपली देखो है कुछ नहीं, दो चीजें, डायरेक्ट स्ट्रेस इज योर फोर्स बाय एरिया, एक्सियल फोर्स बाय क्रॉस सेक्शन एरिया, और बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है आपका, एम अपॉन आई सिग्मा, एम अपॉन वाई इज इक्वल टू सिग्मा बेंडिंग बाय वाई, तो सिग्मा बेंडिंग कितना हो जाता है, एम बाय आई इंटू वाई हो जाता है। ठीक है ना, तो दोनों फॉर्मूले यहाँ पे काम आएंगे। तो यहाँ पे देखो, ये देख सकते हैं इस कॉलम को ऐसे देख सकते हैं हम लोग
कि ये इस पे सेंट्रिक लोडिंग लगी है, तो हम क्या करते हैं कि पी तो पहले इस पे एक्शियल लगा हुआ है और बाकी पी इस पे बेंडिंग लगा हुआ है ना, मोमेंट लगा हुआ है। तो इसको आप ऐसे रिजोल्व कर सकते हो। देखो ये अगेन मैं वापस दिखाता हूँ यहाँ पे, ऐसा केसेस होता है, ये ऐसा केस है ना। तो इस केस को आप कैसे बना सकते हो, वर्टिकल लोड प्लस मोमेंट, तो रिजल्टेंट क्या बन जाता है, ये बन जाता है। दो में रिजोल्व कर लिया। तो एक्शियल के केस में तो सिंपली आपका पी बाय ए, एंड बेंडिंग के केस में आपका ये इस तरीके से बनेगा, क्योंकि एंड्स पे ये जीरो मैक्सिमम होता है और बीच में जीरो होता है जहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस होता है। तो यहाँ पे देखो ये बन गया, सिग्मा बेंडिंग का फॉर्मूला भी आ गया, डेट इज योर पीई बाय आई वाई इंटू एक्स। अब इसके क्या क्या पॉसिबल केस है, देखो या तो क्या होगा, पूरा ही कंप्रेशन में आ जाएगा, या कंप्रेशन और टेंशन में आ जाएगा, ये दो केस पॉसिबल है, ठीक है ना। तो हम लोगों के लिए पूरा कंप्रेशन में आ जाए चलेगा, लेकिन कंक्रीट का कॉलम होगा वो टेंशन में नहीं आना चाहिए, टेंशन में आ जाएगा तो क्रैक हो जाएगा, क्योंकि कंक्रीट डक्टाइल नहीं है, ब्रिटल है। तो हम लोग चाहते हैं कि हमेशा कॉलम हमारा इसी रेंज, इसी जोन में रहे, हमेशा कंप्रेशन में रहे, पूरा कॉलम कंप्रेशन में रहे। ऐसा नहीं होगा आधा तो चला जाए टेंशन में, आधा चला जाए कंप्रेशन में। तो इसके लिए क्या करना है हमें, कि सिंपली आपकी ये जो कंडीशन है, सिग्मा डी माइनस सिग्मा बी शुड बी लेस देन जीरो, ये कंडीशन फॉलो करेंगे हम लोग। ये देखो ये रही, सॉरी शुड बी ग्रेटर देन जीरो। ये देखो यहाँ पर रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए क्या करना है, क्या करना है आपको, कि जो ब्रिटल मटेरियल होंगे लाइक कंक्रीट आर वीक इन टेंशन, सो देयर शुड नॉट बी एनी रिजल्टेंट टेंसाइल स्ट्रेस इन कॉलम, सो टू अवॉइड टेंसाइल क्रैक। अब देखो जो कोर वाला जो क्वेश्चन आता है ना, व्हाट इज कोर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है। तो कोर वाला कॉन्सेप्ट यहाँ से निकल के आएगा कि आपको मैंने पीछे बताया कंडीशन के हिसाब से आपका सिग्मा मिनिमम कितना होना चाहिए, जीरो से ज्यादा हो, पॉजिटिव साइड हो, है ना। तो ये क्या होता है आपका सिग्मा डायरेक्ट माइनस सिग्मा बेंडिंग, दोनों को फॉर्मूले रखे मैंने, इट इज पी बाय ए और ये आपका एम बाय आई इंटू वाई। यहाँ पे वाई मैंने कितना लिख दिया, बी बाय टू, क्योंकि बीम की लेंथ अगर, सॉरी कॉलम की लेंथ, ये विड्थ अगर बी है तो आधी उधर भी बी बाय टू हो गई, इधर भी बी बाय टू हो गई। तो मैक्सिमम न्यूट्रल एक्सिस से जो मैक्सिमम डिस्टेंस है कितनी है, बी बाय टू, जो मेरा वाई होता है। तो यहाँ से देखो भी पी बाय एरिया इज बी डी, और एम इक्वल टू मोमेंट इज इक्वल टू लोड इंटू डिस्टेंस, तो पी इंटू ई एक्स कर दिया, और आई वाई इज योर डी बी क्यूब बाय 12। तो इसको जब सॉल्व करोगे, आप सॉल्व करते हुए आप आगे आओगे तो आपको मिल जाएगा ई एक्स इज योर बी बाय 6। सिमिलरली वाई डायरेक्शन की बात करें तो इसेंट्रिसिटी इन वाई डायरेक्शन इज डी बाय 6। तो इसका मतलब क्या हुआ आपका, इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये तो आपके सीजी है ना, ये बीच में, तो इससे इधर डी बाय सिक्स, बी बाय सिक्स तक, और इधर बी बाय सिक्स तक, ये आपको पॉइंट मिल गया। यहाँ तक कि आपका हमेशा कंप्रेशन ही आएगा, कभी भी टेंशन जोन में नहीं जाएगा। और इधर भी डी बाय सिक्स तक और इधर डी बाय सिक्स तक, ये भी क्या होगा, टेंशन में नहीं जाएगा। तो इन चारों पॉइंट्स को मिला है, तो इस तरीके से आपका एक शेप बन गया। तो ये आपको क्या, इस एरिया को क्या बोलते हैं, कोर एरिया, ठीक है। अभी रेक्टेंगुलर था तो ऐसा ये इस तरीके का ज्योमेट्री बना। अगर यही आपका स्क्वायर होता तो अंदर भी क्या होता, एक स्क्वायर बन जाता, ठीक है, क्लियर। एंड दिस इज कॉल्ड, क्योंकि देखो ये b बाय सिक्स प्लस बी बाय सिक्स, बी बाय सिक्स प्लस बी बाय सिक्स इज बी बाय थ्री, सो इसको बोलते हैं 1/3 रूल, ठीक ठीक। यस सर। काफी आज बहुत है सर आज के लिए। बहुत है ना, इतना खाने में आ जाए तो बहुत है। यस सर। चलो वेरी गुड। थैंक बाकी यू क्या सर। चल रहा है, लॉकडाउन। लॉकडाउन चल रहा है।